हेलो। हाँ आप मेरे को सुन सकते हैं? Yes. हाँ ओके। धन्यवाद नंदिनी जी आपका, वंदामी बनते जी, एंड सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। भी मेरा सेशन शुरू करने से पहले मेरा एक प्रेजेंटेशन जो है मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ मेरे लैपटॉप से। तो 2 मिनट मेरे को दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। दिखाई देता है हाँ दिखाई दे रहा स्क्रीन पे? है। हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। आज का जो मेरा सब्जेक्ट डिसाइड किया है ये मॉडर्न साइंस एंड बुद्धिज्म के बारे में है। हालांकि बुद्धिज्म से कोई चीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बुद्ध के साथ में कोई भी भौतिक चीज या कोई भी रिलीजियस मैटर से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा है कि जैसे सूरज के सामने एक छोटा सा दिया जलाते हैं तो ऐसी बात होती है। तो बुद्धिज्म एक बहुत गहन और जीवन को बदलने वाला एक ट्रेडिशन है, फिलोसॉफी है। इसके बारे में साइंस के साथ क्या रिलेटेड है, साइंस बुद्धिज्म के बारे में क्या करता है और क्या डेवलपमेंट किया है बुद्धिज्म के प्रिंसिपल को, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रेजेंटेशन बनाने में वंदनीय बनते जी, चंद्रकीर्ति का मेरे को काफी मेंटल सपोर्ट मिला है, एक एनर्जी मिली है सच बात करें तो, और इसी बेस पर हमने ये बनाया है। ये प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ा मैं रेफरेंस लिया है। एक तो बाबा साहब का है जो द बुद्ध एंड धम्मा बुक का रेफरेंस है। दलाई लामा जी ने एक बुक लिखी थी, बहुत बड़ी बुक है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, साइंस एंड फिलोसॉफी इन इंडियन बुद्धिस्ट क्लासिक। करीब 600 पेज का इंग्लिश में बुक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मिले तो पढ़ना। दूसरा चंद्रकीर्ति बनते जी का जो देशना हमें कभी ये वर्षा ऋतु में चल रहा है, वर्षा वास में, इसमें भी काफी हमको लर्निंग और टीचिंग मिला है। तीसरा है एक यूस्विंग करके एक म्यांमार मॉन्क है, उसने एक बुद्धा पियरलेस बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम पर बुक लिखी थी। इसमें भी बुद्धिज्म के बारे में काफी इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है। तो पीछे भी काफी बुक का मैंने रेफरेंस लिया है इसमें, साथ साथ में मैंने इंटरनेट का भी काफी इसमें यूज किया है प्रेजेंटेशन के लिए। ये हमारा प्रेजेंटेशन करीब 37-38 स्लाइड है। मैं कोशिश करेगा कि ज्यादातर हम उसको शेयर कर ले में, मगर थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, टाइम की थोड़ी पाबंदी है। मैंने 3 सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया। मेरी आवाज में यह डिस्टर्बेंस है तो मेरे को जरा रिमाइंड कराना प्लीज। मैटर एंड मनोविज्ञान, तो हम जो बात करते हैं माइंड एंड बॉडी की जो बात करते हैं और मनोचित की जो बात करते हैं, नाम रूप की जो बात करते हैं, इसके बारे में काफी है। तीसरा सेक्शन है पर्टिकुलरली मैं जो इंडस्ट्री में काम किया रिलायंस में, और मेरा जो ये बुद्धिज्म का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल को मैंने कैसा अप्लाई किया, ये मेथोडोलॉजी को मैंने यूज किया इंडस्ट्री में, इसके बारे में मेरा केस स्टडी है। और लास्ट में है मॉडर्न साइंटिस्ट को क्या चैलेंजेस है, ये बताने का थोड़ा कोशिश किया है। सबसे पहले देख लेते हैं बड़े बड़े जो फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, बुद्धिज्म के बारे में क्या बताता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो नाम सुना है सबने। आइंस्टाइन बोला कि दुनिया में कोई भी चीज जो मॉडर्न साइंस के साथ में जो खड़ी रह सकती है तो बुद्धिज्म है। दूसरा आर्नोल्ड, एडविन आर्नोल्ड का नाम सुना होगा, इसने द लाइट ऑफ एशिया लिखा था बुद्धिज्म के बारे में, बहुत वंडरफुल बुक है, एक्चुअली पोएम है, बहुत बड़ा पोएम है। उसने भी लिखा कि मैं बार बार बोलता हूं कि बुद्धिज्म एंड मॉडर्न साइंस एक दोनों के साथ में काफी इंटेलेक्चुअल बॉन्ड है। तो ये दोनों ने बताया है। अभी त्रिपिटक के बारे में थोड़ा ज्यादा नहीं बताएगा, बट अभिधम्म जो पिटक है इसमें से 3-4 सेक्शन ऐसा है
जो हमारे प्रेजेंटेशन में थोड़ा फोकस होने वाला है, खास करके डिस्कशन ऑफ एलिमेंट, जो धातु एलिमेंट की बात किया है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमिना, ए यूनिवर्स क्या है, ए ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में जो अभिधम्म पिटक में हमको जो बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा एड्रेस करेंगे हम। एक छोटा सा वीडियो है, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, जो वीडियो चल सकता है तो 5 मिनट का वीडियो हम देख लेंगे। साइंटिफिक एनालिसिस आजकल जो मॉडर्न साइंस में क्या बताना चाहता है कि व्हाट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके बारे में विज्ञान क्या ढूंढ रहा है। तो ये जो बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कि भी हमको हमेशा प्रेजेंस लाइफ में रहना चाहिए, इसी में ही जीना चाहिए, यही हमारा सही वैल्यू है। इसके बारे में थोड़ा एड्रेस किया है। हो सके पूरा नहीं देखेंगे, बीच में बंद करके आगे बढ़ेंगे हम। आवाज नहीं आती है तो मेरे को जरा रिमाइंड कराना। आवाज आ रही है, आ रही है। Imagine you visited a beautiful beach. Then you returned the next day and there was one less grain of sand on the beach. Would it seem to be a difference? So too would the universe continue in its way if humanity did not exist to witness it. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. We are more insignificant than we ever could have imagined. You could get rid of us and all the galaxies and everything we see in the universe would be largely the same. So we're insignificant on a scale that Copernicus never would have imagined. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. And in addition, it turns out the future is miserable. That should depress you. But I would argue that in fact, it should embolden you and provide you a different kind of hope. Because if the universe doesn't care about you, and if we're an accident in a remote corner of the universe, in some sense it makes us more precious. The meaning in our lives is provided by us. We provide our own meaning, and we should enjoy our brief moment in the sun. We should make the most of our brief moment in the sun because this is all we have. And even if we're so rare that we're the only life forms in the universe, which I doubt, that makes us in some sense, while we're more insignificant, we're more special. Whether the universe cares we exist or not, I do not need validation from the universe to find my own life significant. The concept of an afterlife places value on what is to come rather than what it currently is, thereby diminishing the importance of the here and now. So when you always live towards the future, your life trapped in the conceptual reality of thought, which assumes a greater significance for you than the immediate reality of life. It's always now. Because your life consists entirely of the present moment. If you truly realize the significance of that statement, your entire life consists of the present moment. Your life is never not this moment, even when you remember the past. You can only remember it now. And when you think about the future,
that they need to overcome in order to get to some better point which never arrives. So that's a mad way to live. And it makes living hard. It makes living to an end. Living for the afterlife, thoughtlessly following a set of what not to do rules, which you cannot question. That's basically devaluing your life in favor of worshipping that. If an afterlife is something greater to look forward to, then relatively speaking, our current life is lesser. And so we stop appreciating something that is for something that could be. Try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up. You will find out, among other things, that it will pose the next question to you. What was it like to wake up after having never gone to sleep? That was when you were born. ये जो वीडियो है ये व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये काफी बुद्धिस्ट जो कॉन्सेप्ट है फिलोसॉफी पर काफी फोकस करता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ माय लाइफ। एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि मेरी जिंदगी का दो महत्वपूर्ण पल क्या है। एक तो मेरा जो बर्थ हुआ, मेरा जन्म हुआ है, ये वो पल है, और दूसरा क्यों हुआ है वो पल इम्पोर्टेंट है। उसको समझना ये बुद्धिज्म में ही उसका आंसर मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन में। सिंस बुद्धा's passed away, बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद करीब 6 काउंसिल हुई, धर्म संगिनी हुई। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर ये बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफी है उसको सूत्र पिटक या अभिधम्म पिटक के माध्यम से ये डिस्कसर को काफी इलोबरेट किया अलग अलग समय में, और आगे बढ़े हम। बुद्धा के जाने के बाद, बुद्धा का परिनिर्वाण के बाद जो भी हमारे फिलोसोफर है, बुद्धिस्ट फिलोसोफर है, कौन से लोगों ने क्या क्या काम किया वो भी थोड़ा जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत नागार्जुन दूसरी सदी में सेंचुरी में हुए। इसने काफी आर्टिकुलेट किया बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को, उसको मिडिल वे, मध्यमिका नाम से भी जानते हैं। असंका ने 4th सेंचुरी में इसमें काफी किया। देन डिग्नागा जो था वो करीब 5वीं 6वीं सेंचुरी में हुए। इसने साइंटिफिक अप्रोच में काफी उसने योगदान दिया। उसको इंडियन लॉजिक बोलते हैं और हेतु विद्या भी बोलते हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है, जो थियरी ऑफ लॉजिक जो बोलते हैं, वो डिग्ना का ही रिसर्च और उसकी डिस्कवरी है बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। इसके बाद धर्मकीर्ति और शांति देवा ने, जो शांति देवा तो नालंदा महाविश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी थे, उसने काफी रिसर्च स्टडी करके वो एनालिसिस करके हमको दिया कि व्हाट इज बुद्धिज्म और लाइफ के लिए हमारे लिए क्या महत्व है। बहुत सारा इसके बाद में कार्य हुआ है, मैंने जो एलोबरेट नहीं किया है क्योंकि तिब्बत बुद्धिज्म में काफी डेवलप हुआ, नेपाल हुआ, देन आगे जाके चाइना, ब्रह्मदेश, श्रीलंका में खास करके हुआ। अशोका के बाद में जो हुआ वो श्रीलंका में ज्यादा हुआ और भूटान में हुआ। ये कनिष्क के बाद जो हुआ है आफ्टर 3rd हमारा जो धर्म संगिनी हुई, जो काउंसिल हुई,
ये कश्मीर से लेके भूटान तक और उधर तक चला गया। तो ये हमारे उसने काम किया। अभी साइंटिस्ट की जो बात करते हैं, तो साइंस आप जो देखे तो बुद्ध के समय से लेके आज तक बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। बुद्ध के समय के बाद करीब 150 या 200 इयर्स के बाद एरिस्टोटल हुए, और इसके बाद में प्लेटो भी हुए, देन सोक्रेटिस हुए। ये सब सारे जो फिलोसोफर हुए, अकेले फिलोसोफर नहीं थे, वो साइंटिस्ट भी थे। उन लोगों ने काफी आइडिया दिया, मगर जो बुद्ध का जो आइडिया था वो 200 साल के बाद एरिस्टोटल और प्लेटो ने बताया। मगर वो दो पश्चिम की दुनिया में ये दोनों फेमस हो गए, मगर बुद्ध का कॉन्सेप्ट जितना ट्रांसमिट होना चाहिए था वो पश्चिम के देशों में हुआ नहीं। बाद में 20वीं जो मेजोरिटी जो डिस्कवरी हुआ है साइंस में, ये 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में हुआ है। तो 20वीं सदी में जो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत हमने पढ़ा है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो डिस्कवरी ऑफ इवोल्यूशन का उसने सिद्धांत बताया। अभी डिस्कवरी इवोल्यूशन हम पीछे के स्लाइड में देखेंगे, बुद्धिज्म में कैसे डेवलप किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई। अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुद्धिज्म में किधर है, वो कॉन्सेप्ट हम आगे बात करेंगे। इसके बाद नेल बोहर, कार्ल हुपर, कार्ल फेल्ड्रिच, देन लास्ट में अभी 1992 में डेविड बॉम, इसका जो डेथ हुआ, इसने काफी रिसर्च किया यूनिवर्स के बारे में, एक कॉस्मोस के बारे में, और इसने सोचा और उसको पता चला कि यूनिवर्स एक खाली मटेरियल पार्टिकल नहीं है, एक खाली यूनिवर्स ऐसे ही नहीं है कि वॉइड भी नहीं है, ये पूरे का पूरा एक वेव है। जो बुद्धिस्ट के अभिधम्म का हम स्टडी करते हैं, तो अभिधम्म पिटक में क्लियरली मेंशन किया है कि इट इज ए पार्टिकल ऑफ वेव्स, जिसको हम जो हमारा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको अलग दिशा में उसको एनालाइज किया है। और इसने काफी एनालाइज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसने बोला है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, देखने वालों को मैंने देख लिया है। बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट ये स्टेटमेंट बोला, मैंने सब कुछ देख लिया है। वो 21वीं सदी में ये डेविड बॉम ने स्टेटमेंट बताया, वही स्टेटमेंट। देन डॉक्टर आम्बेडकर, तो हमको पता है, he was a social reformer, he was a social scientist। समता संभव का, स्वतंत्रता का जो आइडिया जो था, यूरोप पश्चिम के कंट्री में, यूएस में भी हुआ, यूएस के अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे रिवॉल्यूशन लीडर हुए। मगर बुद्ध का, अंबेडकर का जो कॉन्सेप्ट था, एक अलग सिचुएशन में, अलग दिशा में था। आज दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि हमको पानी पीने के लिए भी एक एजिटेशन सत्याग्रह करना पड़ता है। इट इज अ यूनिक घटना, एक अलग प्रकार की घटना विश्व में है, जो विश्व में कभी हुई नहीं है। आज देखते हैं इंडिया में एक छोटा सा नमक में ब्रिटिश सरकार ने 5 पैसा टैक्स बढ़ाया, तो पूरी दुनिया में वो फेमस हो गया। हमको पता है नमक सत्याग्रह। मगर जो इंसान को 5000 साल से पानी नहीं देने देते थे, उसी इंसान को पानी का जो अधिकार देने के लिए जो सत्याग्रह किया है, आज दुनिया पर्पसफुली उसको जानने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे। अभी बुद्ध जो क्रिटिकल इंक्वायरी और साइंस के बारे में जो बात करते हैं, तो साइंस क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइंस, कि भी एक हाइपोथेसिस होती है, इसमें हाइपोथेसिस के बेस पर थ्योरी बनती है, थ्योरी के बेस पर एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आता है, और आउटकम के मुताबिक ही वो जानकारी लोगों में ट्रांसमिट होती है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। मगर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इट इज अ यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट। आज अमेरिका में एक्सपेरिमेंट होता है, सेम एक्सपेरिमेंट इंडिया में करे, चाइना में करे या यूरोप में करे, रिजल्ट सेम आता है। बुद्ध ने ये 2500 साल पहले हमको बताया, और क्या बोला कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका हाइपोथेसिस का जो एविडेंस है, लॉजिक है, ये ऐसे होना चाहिए। तो ब्यूटीफुल उसने लिखा है कि जैसे जो सुनार होते हैं और सोना काटते हैं, तो पहले बर्निंग करता है, कटिंग करता है, पॉलिशिंग करता है। तो बुद्ध ने बोला कि मेरा जो टीचिंग है,
आप ऐसे सिंपल मान लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप एग्जामिन करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, तभी उसको मानने का। इट इज अ वंडरफुल साइंटिफिक स्टेटमेंट। विश्व में आज तक किसी स्पिरिचुअल लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट बोलने की हिम्मत ही नहीं की है। तो इसके बारे में काफी सिमिलरिटी है। अभी बुद्धिज्म के बारे में दो बात बताया कि दो चीज होनी चाहिए। एक तो कन्वेंशनली लोगों में स्वीकृति होनी चाहिए स्टेटमेंट की। जो भी आप रिसर्च वर्क करते हैं, क्या जो भी स्टेटमेंट बताते हैं, जो भी टीचिंग देते हैं, ये सर्वसामान्य स्वीकृत होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए कि भी ये गलत चीज है। आज बुद्ध का कोई भी टीचिंग कोई गलत नहीं बता सकता है, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसके बारे में बुद्ध ने 4 कॉन्सेप्ट बताया कि आपको कोई भी चीज इमीडिएटली स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बड़े लोग ने बताया है, कि बुद्ध ने बताया है, तथागत ने बताया है, भगवान बुद्ध ने बताया तो मान लेने का। बुद्ध ने खुद बोला है कि मानने की जरूरत नहीं है आपको, इसको एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद ही उसको बिलीव करना है। तभी जो रियलिटी की बात करते हैं, नेचर ऑफ रियलिटी, आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, ये बोहर से लेके बहुत सारे साइंटिस्ट है, ये विश्व में काफी भी आजकल देखते हैं तो आप मैगजीन और न्यूज़पेपर में भी और टीवी में शायद देखते होंगे। तो व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, ये जो विश्व का जो ब्रह्मांड की जो वास्तविकता है, वो उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में आजकल काफी साइंटिस्ट का रिसर्च वर्क चल रहा है। बुद्ध ने उस समय में 2500 साल पहले हमको बताया, क्या बताया कि 2 प्रकार की रियलिटी होते हैं, नेचर ऑफ रियलिटी। कैसी, एक तो एपरेंट रियलिटी होती है, दूसरी अल्टीमेट रियलिटी है। तो जो बोलता है स्मृति सत्य, जो एक जो दिखते हैं ट्रेडिशनल सत्य जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो सबसे ट्रेडिशनल सत्य जो बोलते हैं। और दूसरा है अल्टीमेट, जो परम सत्य जो बोलते हैं, परमार्थ सत्य बोलते हैं इसको। परमार्थ सत्य परम भगवान के नाम पर नहीं है, ईश्वर के नाम पर नहीं है, बट अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में बताया। एक एग्जांपल बताता हूँ। हम पानी सबको बताया, हम पानी को हम वाटर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं पानी बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं पानी बोलते हैं, कोई जल बोलते हैं। तो ये पानी पानी है, एक कन्वेंशनल एपरेंट ट्रूथ हुआ, ये सामान्य सत्य हुआ। अभी साइंटिस्ट उसको क्या बोलते हैं, वो H2O बोलते हैं, H2O। आगे जाके उसको एनालिसिस करते हैं तो उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोलते हैं। ये दोनों का जो संयोजन है वो H2O बनता है। अभी H2O जो है, हिंदुस्तान में भी H2O है, अमेरिका में भी H2O है, और लंदन में भी H2O है। तो ये अल्टीमेट जो ट्रूथ है, इसके बारे में तथागत बुद्ध ने हमको काफी डिटेल में इसका एनालिसिस अभी धम्मपिटक में धातु जो वर्ड है इसमें काफी बताया, काफी इंटरेस्टिंग है। उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो काफी उसको जानकारी मिलती है। तो वो जो सारी चीज है, जो साइंटिस्ट जो एनालिसिस करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, H2O का, ये यूनिवर्स से, विश्व से कनेक्टेड है, कॉस्मोस से कनेक्टेड है, ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। तो ये धर्मपिटक में हमको बताया। से फॉर एग्जांपल बुद्ध ने हमको सूत्र पिटक में एक सामान्य लोगों को भी पता चले, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में हमको उसको डिस्कोजर दे, सूत्र देशना दी है या टीचिंग दी है। एग्जांपल के वास्ते बोलते हैं हम कि बहुत सारे केस में वो ह्यूमन बोले हैं, मानवीय बोले हैं, चित्त बोले हैं, मन बोले, ऐसे कर काफी चीज बुद्ध ने बताया है। मगर इसके ऊपर जाके अभिधम्म पिटक में और इन डेप्थ एनालिसिस उसको बताया, उसमें बोला एग्रीगेट बताया कि भी हमारा स्कंद क्या है, 5 स्कंद बताया गया, एलिमेंट धातु के बारे में बताया गया, तो बेस के बारे में बताया। हमारा जो आयतन है, हमारा जो बॉडी है, इट इज नॉट ए सिंपल बॉडी, इट इज ए माइंड एंड मैटर का एक कॉम्बिनेशन। आगे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे हम। तो बुद्धिज्म के बारे में और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो एनालिसिस करें तो 3 चीज हमारे सामने उभर के आती है। एक चीज है प्रिंसिपल ऑफ नेचर। अभी प्रिंसिपल ऑफ नेचर जो बोलते हैं हम, जो आज के हमने जो वीडियो में देखा, कि लोगों में, दुनिया में एक जुगुप्सा हुई है कि यूनिवर्स क्या है, ये विश्व किससे बना हुआ है, कौन सा चीज पार्टिकल है, पृथ्वी के बाहर क्या चीज होती है।
तो बुद्ध ने बहुत क्लियर कट, तथागत ने हमको बताया कि देयर इज नो एब्सोल्यूट बिगिनिंग और एंड ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का कोई एंड भी नहीं है और बिगिनिंग भी नहीं है। तो क्या है? इट इज अ कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट्स। ये सब सारी जो चीज है, ये हमारा शरीर भी जो है वो नाम रूप है, एक बहुत सारे एलिमेंट का बना हुआ है, जो हमको 4 महाभूत बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और ये 4 जो है इसी से बना हुआ, उसको नाम रूप बोलते हैं। तो ये चीज तथागत ने हमको टीचिंग उसी समय में दी है। आज उसको साइंटिस्ट उसको बिलीव करते हैं और इसी में रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टाइम खत्म हुआ? हेलो, अब सुन सकते हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं, बताइए आप आप बोलिए सर। मेरा टाइम खत्म है तो बताना, क्योंकि हाँ थोड़ा मैं जल्दी करेगा। अभी इसमें बताता हूँ, मान लो कि सीड है, राइस का सीड है या गेहूं का सीड है। अभी इस सीड को देखते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचर की बात करते हैं। इस सीड में एक पोटेंशियल है एक बड़ा छोड़ बनने की, एक प्लांट बनने की या वृक्ष बनने की। तो बुद्ध ने, तथागत ने हमको वही बताया कि इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचर। एवरीबॉडी का जो एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट है, इसका इनहेरेंट इंटीग्रेटिव उसको पोटेंशियल है और उसको आगे बढ़ाने की पोटेंशियल होती है। और चार्ल्स डार्विन ने वो 2400 साल वाला जो तथागत का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट करीब 1850 में बताया हमको। उसको बोलते थे एंगेजिंग द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। मगर शांति देवा ने बुद्ध के समय में बताया, इसने बुक लिखी थी उस टाइम पर, उसको नाम था एंगेजिंग इन द बोधिसत्व डीड। इसमें काफी थियोरेटिकल एनालिसिस किया गया। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंस। हमारा जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो प्रिंसिपल जो है, तथागत में काफी बहुत साइंटिफिक है। ये प्रिंसिपल को मैंने इंडस्ट्री में काफी हद तक अप्लाई किया है। मैंने इसमें काफी ज्ञान भी प्राप्त किया और आपको सरप्राइज होगी, काफी पैसा भी कमाया मैंने। तो तथागत बुद्ध ने मेरे को मटेरियल हैप्पीनेस भी दी है और मेंटल हैप्पीनेस भी दी है। तो ये आगे इसमें मैं केस स्टडी बताएगा तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये जो चीज है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट टू ईच अदर। आपका अस्तित्व है तो मेरा अस्तित्व है, यूनिवर्स का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है। ये जो थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का जो बात किया, वो तथागत बुद्ध ने उस समय पर, मैं छोटा सा एग्जांपल पर मैं बताता हूँ कि वी आर इंटरकनेक्ट, वी आर नॉट सेपरेट। अभी मेरे हाथ में एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है, आप देख सकते हैं ना पीस ऑफ पेपर में। ये पीस ऑफ पेपर जो है, इट इज अ सिंपल ब्लैंक पेपर। अभी ये पेपर में कुछ है नहीं दिखता दिखने से, मगर मैं ये पेपर में दिख सकता हूँ बहुत सारे बादल है, बहुत सारी घनी वर्षा हो रही है, नीचे काफी घना जंगल है, बहुत सारी वनस्पति है, और उसी वनस्पति और इसमें से एक वृक्ष में से एक पीस ऑफ पेपर बनाया गया है। और ये जो पीस ऑफ पेपर है अभी मेरे हाथ में है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, इसी को चीज को बोलते हैं कि आज जो चीज है, ये मैं यूनिवर्स का एक पार्ट हूं, मैं अलग नहीं हूं। मेरे में भी बादल है, मेरे में भी वर्षा है, मेरे में भी जंगल है, मेरे में भी वनस्पति है और सब सारी चीजें। इट इज अ बेसिक एलिमेंटल एनालिसिस। अभी मान लो कि एक पेपर, पीस ऑफ पेपर है, अभी इसको जला दिया, जल गया या कुछ कचरे कूड़े में चला गया, उसका नष्ट हो गया। तो ये नष्ट होता है तो ये भी एक साइक्लिक फिनोमिना है, ये कंटिन्यूटी वो मेंटेन करता है डिपेंडेंट ओरिजिन के मुताबिक। तो वो क्या होता है, इसकी जो एनर्जी है, उसका बेसिक एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नष्ट नहीं होता है, वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमारी जिंदगी है, सदियों से, हजारों साल से, या शायद हम जन्म मृत्यु में होते होंगे। एक तथागत बुद्धि जो थे परिनिब्बान हो गए और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया। मगर तथागत ने वो भी हमको टीचिंग दिया है कि हर एक के पास में, साइंटिफिक टीचिंग दिया है कि हर एक इंसान में, हर एक मनुष्य में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है बुद्ध बनने की। मगर आज का जो हमारा जो
क्योंकि समय बदलता है, धर्म का डेफिनेशन बदल जाती है। तो बड़े बड़े धर्म गुरु बोलते हैं, भगवान कहने वाले भगवान क्या बोलते हैं, तू मेरे में देख, मेरे में समा जा, मैं तेरे में, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मैं भगवान का, अल्लाह का दूत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मगर तथागत ने कभी ऐसा नहीं बोला, बोला कि तू ही खुद बुद्ध बन सकता है, तेरे में खुद कैपेसिटी है। ये प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंस की बात करते हैं। और तीसरा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन, ये जो एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से, मान लो कि राइस का जो सीड है उसको सही तरह से मॉइस्चर पानी नहीं मिले, सही तरह से उसको जमीन नहीं है, सही तरह फर्टिलाइजर नहीं मिले, सूर्य लाइट नहीं मिले, तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो उसको नेचर ऑफ रियलिटी नहीं बोल सके, नेचर यानी कि ऐसा नहीं बता सकते। तो ये सब सारा चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और आज की तारीख में जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, इसको, इस स्टेटमेंट को काफी हद तक सपोर्ट करता है और सही मानते हैं। और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल एविडेंस है, कि जब तक इसका हम एनालिटिकल एविडेंस लोगों के सामने नहीं रखते हैं, से फॉर एग्जांपल इफ सच इज एंड सच करंट कंडीशन, एक दूसरा कंडीशन डेवलप होगी। मान लो कि एक सीड को देखते हैं, ये बीज को देखते हैं, तो पता चलेगा ये इसका छोटा सा वृक्ष भी हो सकता है, बड़ा वृक्ष भी हो सकता है। तो एक संभावना क्रिएट होती है तो एविडेंस, क्योंकि पास में भी हुआ है, इसीलिए हम एनालिसिस कर सकते हैं। अभी जो बुद्धिज्म और साइंटिफिक में जो बात है, नेचर ऑफ रियलिटी में, तो चार चीज इसमें साइंस और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में उभर के आती है। तो साइंस भी क्या बोलता है कि यूनिवर्स जो है एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से बना हुआ है। हम उसको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में हम उसको जो सेंस ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, सेंस ऑर्गन जो बोलते हैं, एंड बाहर की एनवायरमेंट, उसके साथ में को रिलेशनशिप होता है। सेकंड जो होता है, जैसे साइंटिस्ट एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकलता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है, जो प्रयोग करता है, इसमें से उसको प्रतीति होती है, वो उसको एक संवेदना होती है, इधर हैप्पी प्लेजर हमें होती है या अनप्लेजर। सक्सेसफुल होता है तो प्लेजर होता है, फेल होता है तो अनहैप्पी होता है। तो ये जो हमारा माइंड है वो प्रेजेंटेशन ऑफ द माइंड और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अभी जो सब्जेक्ट की बात करें तो माइंड से बात होती है, माइंड से बात करें तो हमारा कॉन्शियसनेस की बात आती है, तो हमारा चित्त की बात आती है, और चित्त का अलग अलग प्रकार की जो चित्त है इसमें कनेक्शन होता है। अभी जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ता है, और इसमें ये हमारा जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद, इसमें बताता है कि पहले हमारा सेंस इंद्रियों का कांटेक्ट होता है, स्पर्श होता है, स्पर्श से हमारा फीलिंग होती है, फीलिंग से हमारी तृष्णा होती है, तृष्णा होती है तो इसके साथ में हमारा एक जुड़ाव होता है और बर्थ होता है कि इसकी घटना को आकार देते हैं। अभी बोलते हैं कि जो भी घटना घटती है बिकॉज तृष्णा की वजह से, कांटेक्ट की वजह से, इंद्रिय कांटेक्ट की वजह से और कॉन्शियसनेस की वजह से, तो यूनिवर्स जो तथागत ने जो बताया, इट इज ए गिविंग पेन। और जो दुख की जो व्याख्या है, हमारा जो चार आर्य सत्य जो बताया, उसी का फंडामेंटल रीजन इसमें मिलता है। और साइंटिस्ट आजकल इसमें काफी रिसर्च वर्क भी कर रहा है। अभी इसमें देखेंगे क्या रिसर्च वर्क आगे चल रहा है। अभी नीचे एक मैंने डेविड बोम का बताया, ऑब्जर्वर रियली ऑब्जर्व, नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है रेड कलर में। तो वो जो बोला है कि जब डेविड बोम ने एक्सपेरिमेंट किया, एक एलिमेंट को एक लाइट पास किया दो स्लिट में से, और इसमें से जो वेव निकले, और वेव का जो टेंडेंसी थी, जो उसका जो बिहेवियर था, जो साइंस आज तक बोलता है वो बिहेवियर ऐसा नहीं था, इट वाज डिफरेंट, एक काफी एबनॉर्मल बिहेवियर था। तो जो एबनॉर्मलिटी जो थी, वो एबनॉर्मलिटी को जो डेविड बॉम जो था, इसने उसको ट्रिगर हुआ कि दूसरे को ऐसी चीज है जो ट्रिगर कर रहा है, तो उसने वो नाम दिया, एक कॉन्शियसनेस की बात की उसने, कि यूनिवर्स में जो ऐसी चीज है कि जो हमको ट्रिगर कर रही है, जो हमको मैनेज कर रही है या चला रही है या कंट्रोल कर रही है, इसका हम भाग है। हम आनापान सती या महासती पठान में जो हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम बंते जी ने जो 2-3 दिन पहले बताया थे, ये 7 फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट का जो बताया था, भुजंगा,
ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जो हमने उसी से किया, अवेयरनेस किया, कंसंट्रेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया और इसको एनर्जी अप्लाई किया और इसके बाद में उसको जो रिजल्ट मिला है आइदर प्लेजर और पेनफुल, ये थोड़ा एनालिसिस का देखें। सूचना में देना चाहता हूँ तुलसीदास जी, हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और छोटे से ब्रेक के बाद में फिर से आपका कंटिन्यू रहेगा। तो सब लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि आप एक बार पुनः रिज्वाइन होना है और हमारे जो तुलसीदास जी के लेक्चर जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग पुनः एक बार इन्हें सुनिए। हमारा लेक्चर जारी रहेगा लेकिन लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है जी, रिक्वेस्ट है, शायद प्रेजेंटेशन कुछ बोरिंग लगता है तो थोड़ी स्लाइड में कम कर देगा।